वेलकम बैक एवरीवन। सो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एनालिटिकल नंबर थ्योरी का, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिमान जीटा फंक्शन के बारे में। इसकी डेफिनेशन देखते हैं एंड देन इससे रिलेटेड एक थ्योरम। डेफिनेशन कहती है कि द रिमान जीटा फंक्शन डिनोटेड बाय जीटा इज डिफाइंड एज जीटा इज इक्वल्स टू, फंक्शन है हमारा 1/n to the power s, वेयर दिस समेशन इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity। मतलब आप n की वैल्यू को जब वेरी कराओगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो इट विल बी 1/1 to the power s प्लस 1/2 to the power s, 1/3 to the power s एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो ये जो सीरीज़ है हमारी इन्फिनिटी तक जा रही है। यहाँ पर जो ये s यूज़ हो रहा है ये हमारा ग्रेटर देन 1 है। जैसे आपने सीरीज़ में पी सीरीज़ टेस्ट पढ़ा होगा, तो उसमें जो हार्मोनिक सीरीज़ थी अगर 1/n to the power p की जो फॉर्म में थी, यहाँ पर अगर मैं p सीरीज़ की बात करूँ तो अगर p ग्रेटर देन 1 है तो ये हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती थी, एंड p लेस देन इज इक्वल्स टू 1 है, इस केस में हमारी सीरीज़ डाइवर्जेंट होती थी इन p सीरीज़ टेस्ट वेयर सीरीज़ वॉज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ओके, तो आपने देखा कि जो कन्वर्जेंस की बात है वो किस पे हो रही है, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फॉर्म भी ऐसी ही है, और यहाँ पे p की जगह s यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा रिमान जीटा फंक्शन है वो भी किस पे डिफाइंड है, जब s की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये तो था रिमान जीटा की डेफिनेशन कि फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब अगर हम इसकी थ्योरम की बात करें तो इसमें लिखा गया कि प्रूव दैट द सीरीज़, जो कि अभी मैंने आपको एक्सपेंशन बताया, रिमान जीटा फंक्शन का जो एक्सपेंशन है वो कुछ इस तरीके से है, तो कन्वर्ज करेगी फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ व्हेन s इज़ ग्रेटर देन 1, जस्ट अभी हमने जो डिस्कस किया, एंड इट विल बी डाइवर्जेंट फॉर ऑल रियल s इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 1। तो इस केस में तो वो डाइवर्जेंट होगी, और s की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, जिस पे हमारा रिमान जीटा फंक्शन की जो कंडीशन है उस पर वो कन्वर्जेंट होगी। तो ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए हमने Sn ले लिया। Sn क्या होता है, एक सीक्वेंस है पार्शियल सम की, मतलब nth टर्म्स का आपको सम करना है। Sn डिनोट द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़। ये जिस सीरीज़ को हमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिखाना है उस सीरीज़ का हमने पार्शियल सम ले लिया। सपोज फर्स्ट कि s की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। सबसे पहले हम s की वैल्यू जो 1 से ग्रेटर है उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो हमने इसकी जो पहली टर्म है, अब हम पार्शियल सम ले रहे हैं तो हम फाइनाइट सम की बात कर रहे हैं। तो इसका जो पहला टर्म है ये 1/1 to the power s, ये हमने ले लिया। तो ये किसके इक्वल होगा, 1 to the power s, और s की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। 1 ये हो जाएगा हमारा 1 की पावर आप कुछ भी रेज कर रहे हो 1 आएगा, और 1/1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये पहली जो वैल्यू थी वे तो हमारी 1 के इक्वल हो गई। उसके बाद हम ये नेक्स्ट 2 टर्म्स ले लेते हैं इस सीरीज़ की, 1/2 to the power s, 1/3 to the power s। अब मुझे ये वैल्यू किसी से लेस रखनी है, तो हमने क्या करा, पहली टर्म को तो एज इट इज़ रख लिया, जो दूसरी टर्म थी उसमें हमने 2 वाली ही फॉर्म ले ली, क्योंकि इस वाली क्वांटिटी को मुझे ग्रेटर बनाना है। तो जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो वैल्यू छोटी हो जाती है। यहाँ पर 3 जो है वो ग्रेटर था, तो इन कंपैरिजन विद दिस ये वाली वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी। जैसे जैसे डिनोमिनेटर आप इंक्रीज़ कर रहे हो वैल्यू जो है वो स्मॉलर हो रही है, इसीलिए हमने इसके डिनोमिनेटर को कम कर दिया, और ये वाला जो पोर्शन है देन वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐड करोगे तो दिस विल बी 2/2 to the power s, और अगर हम s को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो उसकी जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। तो हमारी न्यूमरेटर में पावर थी 1 और डिनोमिनेटर में पावर थी s, तो ये हमारे पास आ गया 2 to the power 1 - s। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, 4 टर्म्स ले ली। इसके आगे की आने वाली जो 4 टर्म्स होंगी वो ली। पहले हमने 1 टर्म ली, फिर हमने 2 टर्म ली, फिर हमने 4 टर्म ली। हम पार्शियल सम ले रहे हैं, बस nth तक ही जाएंगे। तो उसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 3 के बाद हमारे पास आ जाएगा 4, 5, 6, 7। यही सेम काम हमने इसमें भी किया कि मैंने जो पहली टर्म थी वो एज इट इज़ रखी, बाकी सबका डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिया, क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन ग्रेटर बनाना है। तो आप सबका न्यूमरेटर कम कर दो। यहाँ पे 5 to the power s था तो हमने 4 कर लिया, 6 की जगह हमने 4 कर लिया, और 7 की जगह भी हमने 4 कर लिया। जब आप इन सबको ऐड करोगे यू विल गेट 4/4 to the power s। अगेन जब हम इसको
न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी और ये हो जाएगा 4 टू द पावर 1 माइनस एस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसी फॉर्म में, ये तो 1 था, इसका सम आ गया, ये वैल्यू इससे लेस हो गई 2 टू द पावर 1 माइनस एस से। सिमिलरली अगर हम 2 को ब्रेक कर 4 को 2 की पावर में लिखें तो दिस विल बी 2 टू द पावर 2 और इसकी पावर रेज हो जाएगी 1 माइनस एस। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर लिख रखी है कि 2 की पावर, ये 1 माइनस एस हमने ब्रैकेट में लिख दिया और बाहर इसकी पावर 2 रेज कर दी, ठीक है। तो इसको हमने अगेन 2 की फॉर्म में ही लिख दिया, तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 1 माइनस एस और इसकी पावर रेज हो गई 2। अब आ जाते हैं कि जब हम इसी सेम पैटर्न को nth के लिए फॉलो करेंगे तो उसकी जनरल टर्म क्या दिखाई देगी। अब इसी से आपको रिलेट करना है 1/4 टू दी पावर एस, इसको हमने लिख लिया इस तरीके से। अभी nth में लिख रहे हैं तो मैं आपको इसकी हेल्प से जर्नलाइज करके बता रही हूँ कि अगर ये टर्म्स ऐसी दिखाई दे रही हैं तो इसका nth टर्म कैसा होगा। अब जैसे यहाँ पर 4 है तो मैं 4 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 टू दी पावर n की फॉर्म में लिख सकती हूँ। यू कैन लेट यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 2 है सो दैट आप रिलेट कर सको। तो जैसे ही n की वैल्यू 2 रखते हो तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 4 टू दी पावर एस, आपको पहली वाली टर्म मिल गई। अब इस पर आ जाते हैं, मुझे 5 बनाना है तो अगेन मैंने जब n की वैल्यू 2 रखी थी यहाँ पे, सो 2 टू दी पावर 2 दैट इज़ 4 प्लस 1 करेंगे, ये 5 बन गया, सेकेंड टर्म भी आ गई मेरी। इसी तरीके से अगर मैं ये 7th टर्म बना रही हूँ तो n की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस 1 3, 2 की पावर 3 दैट इज़ 8 माइनस 1 7, ये 1/7 टू दी पावर एस वाली टर्म भी यहाँ पर आ गई। तो मैंने ये जर्नलाइज कैसे इसको जर्नलाइज करके लिखोगे वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर हमने किससे लेस है वो मैंने 2 की फॉर्म में लिख रखा है, तो अगेन वही हम सेम करेंगे। अब आपने क्या ऑब्जर्व करा, पहले वाले में जब हमने फर्स्ट लिखा तो 2 टू दी पावर 1 माइनस एस की पावर क्या है 1। सेकेंड में हमने देखा कि 2 टू दी पावर 1 माइनस एस की पावर क्या है 2। इसी तरीके से लास्ट में nth की क्या होगी, 2 टू दी पावर 1 माइनस एस की पावर हो जाएगी n। आप n को ब्रैकेट में लिखो, 1 माइनस एस को बाद में लिखो, या पहले n माइनस एस को लिख लो ब्रैकेट में और n को बाहर कर दो, दोनों ही सेम चीज़ है, पावर जो होती है वो वहाँ पर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी 2 टू दी पावर 1 माइनस एस और n जो है वो ब्रैकेट के बाहर किया हुआ था, ये होता माइनस एस। अब हम इन सब को ऐड कर देंगे, जितनी भी इक्वेशन है इन सब को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बेसिकली हमारा पार्शियल सम है। कितने टर्म्स का वो हम देख लेते हैं। यहाँ से हमारी जो सारी टर्म्स थी वो ऐड हो जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, सो ये हो जाएगा पार्शियल सम ऑफ 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1। ये जो लास्ट टर्म चल रही थी उसका सम हमने लिख दिया। अब ये पूरी क्वांटिटी जो सम वाली क्वांटिटी है वो किससे लेस है, तो ये जो आपके पास राइट हैंड साइड पर इसके सम आए थे वो सारे यहाँ पर लिखे जाएंगे। और वो कौन कौन से हैं, पहला तो हमारा 1 था जो हमने फर्स्ट टर्म से मिला था, सो हम लिख लेंगे 1 को, पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म थी हमारी 2 टू दी पावर 1 माइनस एस, तीसरी हमारी टर्म थी 2 टू दी पावर 1 माइनस एस का स्क्वायर, और लास्ट वाली टर्म हमारे पास आ गई 2 टू दी पावर 1 माइनस एक्स का पावर n। अब हम अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो फॉर्म हमें मिली है वो कौन सी फॉर्म है, दिस इज जीपी सीरीज। और जीपी सीरीज में फॉर्मूला इज एस एन सम a1 माइनस आर और पावर n हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी हैं, और 1 माइनस आर। ओके, तो रेशो यहाँ पर क्या है, आप सक्सीडिंग जो टर्म है उसको डिवाइड करोगे जब प्रीसीडिंग टर्म से, यू विल गेट द रेशियो विच इज़ 2 टू दी पावर 1 माइनस एस। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टू दी पावर 1 माइनस एस विच इज़ रेशियो। देन ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म है विच इज़ 1, देन अगेन 1 माइनस आर और पावर जो आर की रेज हमें करनी है वो क्या है n प्लस, सॉरी ये जो मैंने लिखा है दिस इज़ 1 माइनस आर टू द पावर n। ओके, सो रेशियो की पावर जो हमें असाइन करनी है दैट इज़ टर्म्स कितने हैं। अगर मैं लास्ट वाली टर्म को देखूं तो वो कहाँ तक जा रहा है, n तक, तो n टर्म्स ये हो गई। और ये जो पहली टर्म है उसको अगर मैं ऐड ऑन करूँ तो ये हो जाएगा n प्लस 1। देखो, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि
जो टर्म्स हैं वो यहाँ से इसकी पावर 1 हो गई, इसकी पावर 2 हो गई, तो लास्ट वाली ऐसे तो n तक जा रही है, मतलब ये तो आपके पास n टर्म्स हो गई। अगर मैं पहली वाली टर्म को भी ऐड ऑन कर लूँ तो n+1 टोटल टर्म्स हो गई, तो यहाँ पर n+1 हमारी टोटल टर्म्स हैं। देन इसी को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर हमने इसका स्प्लिट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 - 2^s यहाँ पर भी, और ये 1 हमने एक फ्रैक्शन में कर लिया, बाकी ये हमने दूसरे फ्रैक्शन में कर लिया, तो इसको हमने अलग करके लिखा है। तो हमें बताना है कि जो सम है वो खुद किससे लेस है। अब देखो इस क्वांटिटी में मुझे तो बस एक अपर बाउंड चाहिए इसका, मैं इसको हटा भी देती हूँ क्योंकि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट ही तो हुआ है। तो अगर ये वैल्यू खुद किससे कम होगी, इस वैल्यू को हम इस पहली वाली वैल्यू से लेस बता सकते हैं, क्योंकि ये जो भी नंबर है उसमें से तो कुछ माइनस ही हम कर रहे हैं ना, तो जो माइनस हम कर रहे हैं उसको अगर हम हटा देते हैं तो ये जो पहला वाला फ्रैक्शन है वो मेरा ग्रेटर फ्रैक्शन बन जाएगा। इसीलिए हमने इस नेगेटिव वाली टर्म को हटा दिया और सिर्फ हमने इसको रख लिया। ठीक है, मुझे एक के मैंने असाइन कर दिया इसको। अब ये करने का मतलब ये है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं इसका जो सम है, इसका जो पार्शियल सम है वो बाउंडेड है, मतलब मुझे एक ऐसा के मिल रहा है जिससे हमारा सम जो है वो बाउंड हो रहा है। और अगर आपको ऐसा के मिल जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है, सिंस दिस सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स फॉर ऑल n we have s2n+1 2 की पावर n+1 -1, इसका हमने सम निकाला था, पार्शियल सम निकाला था, तो ऑब्वियसली इससे जो लेस होगा वो तो sn इससे लेस ही होगा हमेशा। और हमें भी जस्ट एक k की वैल्यू मिल गई जो हमें बता रहा है कि ये जो पार्शियल सम हमने निकाला है वो k से लेस होगा। तो बेसिकली हमें एक बाउंड मिल गया जिससे हमारा अपर बाउंड मिल गया जिससे हमारा जो पार्शियल सम है वो कम रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो जो पहला केस है कि जब s की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहती है तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट केस पर आ जाते हैं। सेकंड केस है जब s की वैल्यू इज इक्वल्स टू और लेस देन 1 हो। तो पहला केस ये है इफ़ s की वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू 0 हो, मतलब s में अभी हम 0 वाला केस और s में हम अभी नेगेटिव केस दोनों इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें अगर मैं 1/n⁻s लूँ, क्योंकि यही फॉर्म है हमारे फंक्शन की, और s अगर नेगेटिव है, जैसे अगर मैंने ऐसे ले लिया 1/n⁻2, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो n की पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो जब भी पावर नेगेटिव में है तो, और अगर ये 0 है तो किसी की भी पावर 0 आप रेज करोगे इट विल बी 1। तो आपका पूरा जो सम है आप जब इस एक्सपेंशन में रखोगे तो ये हो जाएगा 1+1+1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। अगेन जब ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 1 प्लस n की पावर -1 था तो ऊपर आ गया, देन n² n³ प्लस n³ एंड सो ऑन। इस केस में भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। जब n इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जाएगा तो हमारा सम 0 के टूवर्ड्स अप्रोच नहीं करेगा। Since this is not convergent, thus assume that, अब जब हमने दोनों केसेस डिस्कस कर लिए तो एक केस जो हमारा रह गया है वो ये है, हमने नेगेटिव के लिए बात कर ली, हमने पॉजिटिव के लिए बात कर ली, मतलब 1 से लेस और 1 से ग्रेटर और 0 से लेस की बात कर ली। अब जो बीच में रह गया है वो ये है कि जब s की वैल्यू 0 से तो ग्रेटर हो और 1 या 1 से लेस हो तो भी हमें प्रूव करना है कि ये डाइवर्जेंट होगा। तो वैसे ही सेम प्रूव करेंगे जैसे हमने फर्स्ट केस में प्रूव किया इसको। पहली हमने जो टर्म ली थी दैट वाज 1, ठीक है। सेकेंड टर्म अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2⁻s। अब जो हम ये लेस शो कर रहे थे ना, इसलिए हमारा साइन जो है वो इस साइड आ गया, क्योंकि अब हम अपर बाउंड नहीं ढूंढ रहे हैं, हमें डाइवर्जेंट प्रूव करना है ना इसे। तो पहला जो केस है वो n = 2 के लिए है, तो ये वाला पोर्शन हमेशा ग्रेटर रहेगा। कैसे, अब यहाँ पर जो s की वैल्यू है वो किससे लेस है, 1 और 0 से लेस है या फिर 1 हो सकती है। जब 1 आपने s की वैल्यू 1 ले ली तब तो ये वाला केस आ गया कि हाफ जो है वो हाफ के इक्वल है, बट मैं s की वैल्यू 0.5 ले रही हूँ सो दैट ये अंडर रूट वाला केस हो जाए और हम ईजिली पता कर सकें कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी या कौन सी लेस होगी। अब मैंने s की वैल्यू √2 रखा, मतलब 0.5, तो हाफ बिल्कुल हो जाएगा, दैट इज़ 1/2, ओके। और ये हो जाएगा हमारा 1/2, तो ऑब्वियसली दिस विल बी ग्रेटर
जब आपका न्यूमरेटर छोटा है तो आपकी जो पूरी वैल्यू है वो बड़ी हो जाती है। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी के साथ भी अपनी जो वैल्यू है उसको ग्रेटर बना देंगे। लास्ट टाइम आप क्या कर रहे थे, जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी इसको यहाँ पर रख रहे थे सो दैट कि जो बाकी के जो फ्रैक्शंस हैं वो इस साइड बड़े हो जाएं। अब हमारा जो काम है बिल्कुल अपोजिट है। अब हमें उधर के फ्रैक्शंस को बड़ा दिखाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा बड़ा वाला जो हमारा ग्रेटर नंबर है हम उसी को लेकर चल रहे हैं सो दैट यहाँ की जो वैल्यू है वो लेस रहे। तो हमने 1/4 से इसको रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट इज, अब हमने कुछ और नेक्स्ट टर्म्स ले ली 5, 6, 7, 8 और हमने सबको 8 से कम 8 कर दिया सो दैट ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाए। नाउ दिस विल बी 4/8 विच इज़ 1/2। अब हम इन सबका सम करेंगे nth की फॉर्म निकालने के बाद। और जैसे कि लास्ट केस में हमने किया था, आप इसका nth बना सकते हो और n असाइन करना। जैसे आप n असाइन करोगे, जैसे कि n की वैल्यू यहाँ पर मुझे यहाँ पे वैल्यू 5 बनानी है ना। तो मैं अगर n की वैल्यू यहाँ पे रख लूँ 2, सो n की वैल्यू 2 की वैल्यू रेस कर रखी n-1, तो ये जगह 2-1 विच इज़ 1, तो 2 + 1 3 बन रहा है। तो मैं n की वैल्यू 2 नहीं रख सकती। लेट्स से अगर मैं n की वैल्यू 3 रखती हूँ तो ये जगह n की 3-1 2 की पावर मैंने 2 रेस की 4 5, तो ये बन गया। तो आप हर इसमें n की वैल्यू 3 रख के इसको चेक कर सकते हो। लास्ट वाला आप अगर देखो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 8, तो आपको ये वाली टर्म मिल गई। ऐसे आपको जनरलाइज करना है, ठीक है। देन हमने ऑब्जर्व किया दिस इज ऑल्सो हाफ अगेन हाफ, और तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा हाफ। तो जो जनरलाइज करके लिखा जाता है ना वो ऊपर के पैटर्न्स को ही फॉलो किया जाता है कि ऊपर क्या वैल्यूज़ आ रही हैं वैसा ही पैटर्न आपको नीचे दिखाई देगा। तो ये हो गया सब सारी वैल्यूज़। ये जो एक हमें क्वांटिटी मिल रही है जिससे हमारा जो सम है वो ग्रेटर जा रहा है विच इज़ दिस हाफ एंड हाफ। अब मैं जब इन सबको ऐड करूँगी तो ये तो मेरा पार्शियल सम हो गया जो लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे मिला, ठीक है, 2 to the power n, क्योंकि लास्ट 2 to the power n जा रहा है। और मेरे पास ये हाफ जो है वो कितने टाइम्स आएंगे, n टाइम्स आएंगे, 1 2 3 4 एंड टिल ऐसे ही ये लास्ट nth जाएगा। तो हम इनको ऐड करके क्या लिख सकते हैं n+2, और हमने 1 और ऐड कर लिया, वो हमारी पहली वाली टर्म से जो मिला था ये 1 + n/2। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है जो हमारा पार्शियल सम है वो किसी एक वैल्यू से ग्रेटर है। This shows that the sequence Sn is unbounded above, hence given series is divergent. Now next is prove that our zeta function when this s is tending towards infinity, this is equals to 1। ये हमें प्रूव करना है। So for s greater than 1 we have, देखो ये जो वैल्यू अभी हमने लिखी है, पहले मैं इसकी बात करती हूँ। तो हमने s को ग्रेटर देन 1 क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो रीमान ज़ीटा फंक्शन है वो इसी पर डिफाइंड है। दूसरा, जो ज़ीटा s की वैल्यू है ये हमारी 1 से तो हमेशा ग्रेटर रहेगी, क्योंकि जब हम इसका सीरीज़ ओपन करते हैं तो हम जो इसकी पहली टर्म है 1/1 to the power s, तो ये तो हमेशा मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हमेशा 1 तो रहेगी। तो मैं अगर इसके अपर और लोअर बाउंड की बात करूँ, मतलब ये फंक्शन किससे ग्रेटर होगा और किससे लेस होगा, तो आई कैन से कि ये हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर तो होगा ही। देन आई एम सेइंग कि ये फंक्शन fs से लेस होगा। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, अभी जस्ट s ग्रेटर देन 1 वाले केस में हमें एक अपर बाउंड ऐसा मिला, ठीक है, और वो किस फॉर्म में है, वो s की फॉर्म में है, 1/1 - 2 to the power 1 - s। सो ये वो फंक्शन है f of s जिसको हम लेट कर सकते हैं, जिससे हमारा रीमान ज़ीटा फंक्शन हमेशा लेस रहेगा। तो हमारा fs की वैल्यू ये है, वेयर fs इज इक्वल्स टू द सेम थिंग विच आई जस्ट मैंशनड, 1/1 - 2 to the power 1 - s। जब आप इसके एक्सपेंशन को ओपन करोगे, या फिर ये जो फॉर्म है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप जब इसके एक्सपेंशन को ओपन करोगे जीपी सीरीज़ मिलेगा आपको, और जीपी सीरीज़ का सम ये होता है। जब हमारी जीपी सीरीज़ में जिसका हमें सम निकालना है, अगर उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं तो उसका सम क्या होता है, a/1 - r, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि रेशियो क्या है इसका, 2 to the power 1 - s, और
पहली जो हमारी जो पहला हमारा टर्म होगा वो होगा 1, तो ए की वैल्यू 1 आ गई और 1 माइनस आर, तो ये हमारी एफ एस की वैल्यू थी। उसके बाद इफ़ एस इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, अब उसने यही तो बोला है कि जब हमारा एस इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो आप ये प्रूव करो कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। तो हमने लिमिट अप्लाई कर दी, एस इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। सो इस केस में 2 टू दी पावर 1 माइनस एस को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 1 बाय 2 टू दी पावर एस। जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव ही हो जाएंगे दोनों की पावर्स। अब हमें एस को इन्फिनिटी के टूवर्ड्स करना है, सो दिस विल अप्रोच टूवर्ड्स इन्फिनिटी एंड समथिंग बाय इन्फिनिटी विल अप्रोच टूवर्ड्स 0। ओके, तो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्टली वो आया नहीं है, जो आपको वो 1 है ना, वो यहाँ पे आपको पहले पुट करना होगा। तो अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली, 2 टू दी पावर 1 माइनस एस, दिस विल अप्रोच टूवर्ड्स 0 व्हेन एस इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो ये आपका 0 के टूवर्ड्स अप्रोच करेगा। सो 1 माइनस 0 इज़ 1 एंड 1 बाई 1 इज़ 1। तो हमारी जो रीमान ज़ीटा फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1। अब हमने जो वैल्यू निकाली है वो हमने एफ एस की निकाली है कि एफ एस की वैल्यू दिस इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, बट हमें पता है कि जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये लिखा है कि एफ एस इसका अपर बाउंड है, ज़्यादा से ज़्यादा ये एफ एस जा सकता है। तो ये खुद जो है ये 1 के टूवर्ड्स अप्रोच कर रहा है, जब हमारा एस इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच कर रहा है। तो ये फंक्शन लीस्ट आपका 1 रख सकता है और ग्रेटेस्ट आपका भी 1 रख सकता है। तो ज़ीटा इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। कब, जब हमारा एस जो है वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जाता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज application to prime number. Theorem says using Riemann zeta function prove that there are infinitely many primes. अब एनालिटिकल नंबर थ्योरी में हमने पहले भी कुछ फंक्शंस का यूज़ करके ये प्रूव किया था कि इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स हमारे पास होते हैं। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, अगर एग्ज़ाम में ये प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स, तो किस फंक्शन का यूज़ करके बोला जा रहा है वो आपको ध्यान देना है। तो ऐसा सिमिलर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी हमने क्या लिया था, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए हम क्योंकि हमें इनफाइनाइट प्राइम्स प्रूव करने हैं तो हमने फाइनाइट प्राइम्स लेट कर लिए। सो लेट इफ़ पॉसिबल सपोज दैट देयर आर ओनली फाइनाइटली मेनी प्राइम्स, से P1 P2 till Pk. For each prime pi we have the mode of 1 by pi will always be less than 1. 1 by something करके हम कोई भी प्राइम लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका मोड हमेशा 1 से लेस ही आएगा। सो द सीरीज़, हमारे पास जो सीरीज़ है 1 प्लस 1 by pi plus 1 by pi square this till infinity is convergent and converges to this. ये हम पहले समझ लेते हैं और इसको समझते ही जो आधा काम है थ्योरम का वो हमारा हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये एक्सपेंशन है हमारे रीमान ज़ीटा फंक्शन का, सो यू आर रॉन्ग, क्योंकि ये जो p है वो क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और जब हम अपना रीमान ज़ीटा फंक्शन की सीरीज़ ओपन करते हैं तो वो सारे प्राइम्स नहीं होते। अब 1 है, 2, 3, फिर 4 भी आएगा, बट 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब आप बोलोगे कि हमने प्राइम की पावर रेज कर रखी है, दैट इज़ ओके, बट अभी जो मैंने यहाँ पर फॉर्म लिखी है वो क्या लिखा है, एक पी लिखा है, फिर उसी पी का स्क्वायर लिखा है। लाइक अगर मैं सबसे पहले जो मेरा पी है उसको मैं लेट कर लेती हूँ इन फर्स्ट केस दैट इज़ 2, तो आपको कैसा सीरीज़ मिल रहा है, 1 + 1/2 + 1/4, इसकी पावर 1 रखी, इसकी पावर 2 रखने पे 4 मिल गया और पावर 3 रखने पे 8 मिल गया। तो क्या ये सीरीज़ वही रीमान ज़ीटा फंक्शन वाली सीरीज़ है? नो, ये जो सीरीज़ अभी हमने बनाई है वो बेस्ड ऑन एक प्राइम पे बेस्ड बनाई है। क्लियर। तो यहाँ पर लिखा है ना कि हमने कुछ फाइनाइट प्राइम्स लिए हैं, P1 P2 Pk तक हो सकता है। तो जो पहला P1 प्राइम है दैट इज लेट्स से दैट इज 2, तो उससे हमें ये वाली सीरीज़ मिल गई, ये टिल इन्फिनिटी तक जाएगी। और ये किस पे कन्वर्ज कर रही है, ये हमारी कन्वर्ज करेगी 1/1 - pi का इन्वर्स। अब आप सोच रहे हो ये हमने कैसे लिखा है, तो ये हमारी GP सीरीज़ है और GP सीरीज़ अगर इन्फिनिटी तक जा रही है तो इसका जो सम होता है दैट इज़ A/1 - R। क्लियरली आप जो हमारा A है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 1 है, 1 माइनस इसमें
हमारा रेशियो क्या है, रेशियो है 1 बाय जो भी प्राइम आप लेकर चल रहे हो 1 बाय पी आई। 1 बाय पी आई को आप कैसे लिख सकते हो, ये पी आई का इन्वर्स ही तो है। तो ये जो कन्वर्ज कर रहा है इस वैल्यू को, ये भी हम कैसे बोल पा रहे हैं, बिकॉज ये जो फॉर्म हो रही है वो जीपी सीरीज फॉर्म हो रही है और उसका सम ये होता है। क्लियर। अब इसी तरीके से जब अब मैंने अलग कोई प्राइम लेट कर लिया, लेट्स से अब मैं पी आई को अपना सेकंड प्राइम P2 लेट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने 3 दे दिया। तो अब कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे सीरीज में आ जाएंगे, 1 + 1/3 पावर स्क्वायर हुआ तो ये हो जाएगा 9 और इसी तरीके से 27 एंड सो ऑन। तो आपने देखा जो पहली वाली सीरीज तो इसमें 2 4 6 ऐसे नंबर हुए, अब इसमें 3 9 21 हो गए। अब आप कोई और प्राइम ले लो, जैसे आप 5 लेते हो तो ये हो जाएगा 1 + 1/5 एंड 1/25 1/125 ऐसे नंबर्स जनरेट हो गए। ठीक है। तो क्योंकि मैंने के प्राइम्स लिए हैं तो पी के ना टिल की तक लिया मैंने फाइनाइट, तो मैं ऐसी ही सीरीज़ कितनी बना सकती हूँ, मैं के डिफरेंट सीरीज़ बना सकती हूँ। मतलब एक सीरीज़ आपने 2 के लिए बना ली, फिर आपने 3 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 7 के लिए एंड सो ऑन। जो प्राइम्स हैं उनके लिए मैंने ऐसी अलग अलग डिफरेंट सीरीज़ बना ली और उन सीरीज़ को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई। सो इफ़ वी मल्टीप्लाई दीज के डिफरेंट सीरीज टुगेदर सो देयर प्रोडक्ट विल बी, ये हमारी सीरीज़ हो गई और ये हमने लगा दिया प्रोडक्ट। मतलब आई की वैल्यू यहाँ पर 1 तो मतलब पहले वाली सीरीज़ आपकी आ गई, आई की वैल्यू 2 तो जो आपने सेकंड प्राइम से आपने जो सीरीज़ बनाई थी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड टिल ऐसे ही के। तो ये इस पर कन्वर्ज कर रहा था तो ये किस पे कन्वर्ज करेगा, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट किया है ना टिल i = 1 to k, तो ये भी हमारा यहाँ पे सेम यही रहेगा और इस पे आ जाएगा i = 1 to k का तक का प्रोडक्ट। तो मतलब ये वाली जो सीरीज़ है वो इस पे कन्वर्ज कर जाएगी। क्लियर। Now, for each pi the series, this is convergent series of positive term and hence absolutely convergent. So we can multiply and rearrange the term in this series without changing the sum, which is clearly visible कि अगर आपकी ये जो सीरीज़ हमने देखा एक सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है, ऐसी आपकी के डिफरेंट सीरीज़ भी कन्वर्जेंट हो जाएंगी जब, और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होंगी ये सारी सीरीज़ जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, रीअरेंज करते हैं अगर हम इन टर्म्स को, तो इसका जो सम है वो चेंज नहीं होगा। नाउ जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन दिस इज, अब इसकी जो जनरल टर्म का एक्सपेंशन है वो कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ इस टाइप का। अब इसको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारा प्राइम चल रहा है, लेट्स से कि आपने लिखा, एक एग्जांपल समझो, अगर मैं लिख रही हूँ 1/2, ठीक है, तो मेरा जो P1 है ये हो जाएगा P1 की जगह पे 2 आ जाएगा और E1 मेरा हो जाएगा 1। मतलब कि इस फॉर्म में लिखूँ तो दिस विल बी 1/2 की पावर 1। अब बाकी तो मुझे कोई और प्राइम्स नहीं दिख रहे ना इस फॉर्म में क्योंकि 1/2 है, तो बट मैं इसको ऐसे तो लिख सकती हूँ 3 की पावर 0 कर दिया, 5 की पावर 0 कर दिया, 7 की पावर 0 कर दिया, ये 1 1 1 हो जाएंगे और मेरा 1/2 आ जाएगा। मुझे जनरल टर्म ही तो लिखनी है। मान लो ये होता 1/2 की पावर 2, तो मैं यहाँ पे 2 रेज कर देती, बाकी सारे प्राइम्स को अगेन मैं पावर में 0 डाल देती। लेट्स से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस टाइप की भी तो टर्म्स मिलेंगी, जैसे 2 वाला जो प्राइम का सीरीज़ बना था उससे मुझे 1/2 मिल गया, जब मैंने 3 वाले के लिए सीरीज़ बनाई थी तो उससे मुझे 1/3 मिलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मुझे नंबर ये मिलेगा 1/2 × 2 में 3। तो सेम आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो कि 2 to the power 1, 3 to the power 1, 5 की पावर फिर 0 हो जाएगा, 7 की पावर 0 हो जाएगा एंड सो ऑन। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर n हैज़ अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। हम हर एक नेचुरल नंबर को प्राइम की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है। जब आपका प्राइम है देन आप बस उस प्राइम की पावर को असाइन करो, बाकी सबकी पावर को 0 कर दो, तो जनरल टर्म जो है वो ये हमारी हो जाएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से मिलता है कि किसी भी नंबर को आप उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में मेंशन कर सकते हो। नाउ सो एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स, दिस मैंने वही सेम चीज़ आपको एक्सप्लेन करी। सो ईच n कॉन्ट्रीब्यूट्स एग्जैक्टली 1 टर्म 1/n टू दिस, दस वी हैव, ये जो पूरा सीरीज़ है के प्रोडक्ट का, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन n = 1 to infinity। हमारा फंक्शन क्या बनेगा, 1/n बनेगा। हम पहले इसको समझ लेते हैं, देन थ्योरम अब यहाँ पे ओवर ही हो जाती है। देखो जब आप, मैं 2 ही सीरीज़ की सिर्फ बात कर लेती हूँ कि हमने जो पहला
2 लिया था, उससे तो हमें नंबर मिले थे 1/2, देन 1 + 1/4 + 1/6 एंड सो ऑन 1 अच्छा पावर रेज करनी है तो ये 1/8 हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर 3 1/8। 3 से किया था तो 1/3 1/9 एंड 1/27, 1/5 1/25 एंड सो ऑन। इसी से समझते हैं अब हम कि हमें 1/n कैसे मिलेगा इन सब का प्रोडक्ट। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे 1 भी था, जब हमने 1 से प्रोडक्ट किया तो पहला जो टर्म मेरे को है वो 1 मिल जाएगा, ठीक है। 1/2 मेरा ये आ गया, 1/3 मेरा ये आ गया, रही बात 1/4 की, ये आ गया, 1/5 ये आ गया, 1/6 कहाँ से मिल रहा है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर 1/7 जो अगला प्राइम आएगा 1/7 वाला, जब आप p की वैल्यू 7 रखेंगे, क्लियर। तो n अभी हमने कहा कि सारे प्राइम्स के प्रोडक्ट से ही बनता है। कोई भी मैं एक नेचुरल नंबर उठा लूँ, आप अगर मैं उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो मैं प्राइम्स की हेल्प से उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। आप जब मैं 1/n फंक्शन अपना लिख रही हूँ तो मुझे n की हर एक वैल्यू मिल जाएगी उनके प्रोडक्ट से। तो मैं इसको किसके इक्वल लिख सकती हूँ, 1/n के समेशन के, जहाँ पर n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक जा रही है। अब कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आ रहा है, जो ये RHS वाला पार्ट है, हमने देखा कि हर एक इंडिविजुअल PIs के लिए वो कन्वर्जेंट था। जब हमने प्रोडक्ट किया तो हमें उसका भी कन्वर्जेंट मिल गया कि वो किससे कन्वर्जेंट हो रहा है या किस पॉइंट पे कन्वर्जेंट हो रहा है। तो इधर वाली सीरीज जो RHS है वो तो ये जो हमारा LHS है वो तो हमारा कन्वर्जेंट है, बट ये जो है अगर मैं इसको P सीरीज से चेक करूँ तो 1/n⁻p, यहाँ पे P की वैल्यू क्या है 1, तो P की वैल्यू जब 1 होती है दैट मीन्स वो डाइवर्जेंट है। P सीरीज की हेल्प से हम कह सकते हैं कि वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है। तो RHS मुझे डाइवर्जेंट मिल रहा है और LHS मुझे कन्वर्जेंट मिल रहा है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। और कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये है कि जो हम लेकर चले थे कि P जो प्राइम्स हैं वो हमारे पास फाइनाइट है, वहाँ पे इशू है। दैट मीन्स कि प्राइम्स फाइनाइट नहीं है, प्राइम्स इनफाइनाइट है। आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर है, और नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऑयलर्स प्रोडक्ट। यहाँ तक अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और एनालिटिकल नंबर थ्योरी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। 1 by 1 मैं जैसे टॉपिक्स को कवर करती जाऊँगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।